गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट कर दिया था। तो कल का लेक्चर हमारा एंड हुआ था चेक इन हैंड के टॉपिक पे। इस टॉपिक में मैंने आपको इतना समझा दिया था कि मुझे जो चेक मिल रहा है वो भी एक तरीके से क्या है, पैसा ही है। जो काम पैसा करता है चेक भी वो काम ईजीली कर सकता है। इसको हमने किस एग्जाम्पल से समझा था कि मुझे अगर मान लो एक्स से पैसे लेने हैं, वाई को देने हैं, तो एक्स अगर मुझे कैश दे रहा है तो मैं वही कैश वाई को हैंड ओवर कर रहा हूँ। एक्स अगर मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो मैं वाई को बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन एक्स अगर मुझे चेक दे रहा है तो इस चेक को मैं मेरे बैंक में जमा कर रहा हूँ। वो चेक क्लियर होने में 3 दिन लेगा, फिर उसके बाद मैं अपने अकाउंट का चेक वाई को दूँ, उस चेक को भी क्लियर होने में 3 दिन लगेंगे। इससे अच्छा है कि मैं एक्स का चेक वाई को डायरेक्टली दे दूँ और वाई को बोलूँ जा तू एक्स के बैंक में जाना और तुझे पैसे मिल जाएंगे, टेंशन मत ले। तो आप लोग पहले तो ये पूछो सर क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। चेक की यूटिलिटी मतलब उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से साइन करके दे देते हैं। अब ये तो हुई इसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाया हमने कि चेक अब किसी के भी काम आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर चेक कोई छोटे मोटे अमाउंट का तो होता नहीं है, उसमें तो आप कितना भी अमाउंट लिख सकते हो। आज जो बात आप हमें समझा रहे थे कि अगर उस चेक में पे उसने मुर्तज़ा भी लिखा और ये चेक कौन लेके जा रहा था, एग्जाम्पल में कौन लेके जा रहा था ये चेक? जतिन, है ना। हम अमन से ले रहे थे, जतिन को दे रहे थे, तो ये चेक था अमन का, अमन ने साइन किया था। अब मैंने वो मुर्तज़ा लिखा हुआ चेक जतिन को दे दिया, तो जतिन जाके मान लो ये 1 लाख रुपए का चेक है, तो जतिन 1 लाख रुपए लेने जाएगा तो उसको मिल जाएंगे क्या? हाँ, आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे सर? नाम तो मुर्तज़ा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, जतिन यूँ कहेगा कि मुर्तज़ा सर ने मुझे दिया है, वो लोग कुछ नहीं देखेंगे, वो मान लेंगे कि हाँ दिया होगा, ठीक है। लेकिन सर ये तो फिर रिस्क हो गया इसमें। तो कल को तुम्हारी जेब से लाख रुपए का नोट, लाख रुपए का चेक गिर जाए और अब आर्यन को मिल जाए, आर्यन बैंक पहुंच जाए कि यार ये मेरे को मुर्तज़ा सर ने दिया है, लाओ 2 पैसे, तो आर्यन को भी मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। बैंक वाला तो अमन को जानता है, वो ये देखेगा कि ये वही चेक है क्या जो हमने अमन को दिया था साइन करने के लिए? हाँ वही है। और ये साइन वही है क्या जो अमन ने हमें बता रखा है कि ऐसे साइन करूँगा? हाँ वही है। तो फिर तो आर्यन आए, जतिन आए कि अथर्व आए, सबको दे देगा। सर ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया। तो इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए चेक पे एक फीचर होता है क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं अपन? क्रॉसिंग। ये 2 पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर दो, इसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये वाला नहीं, ये तो कैंसिल ऑफ चेक हो गया। छोटा सा कहीं पे भी जहां ब्लैंक स्पेस दिखे वहां पे छोटा सा आप 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, इसको बोलते हैं अपन क्रॉसिंग ऑफ चेक। इस चेक पे क्रॉसिंग करने से अब ये चेक नॉर्मल पैसों की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये चेक पे जिसका नाम लिखा हुआ है पैसा उसके खाते में ही जाएगा। तो अगर मुझे अमन ने क्रॉसिंग वाला चेक दिया होगा तो मैं जतिन को नहीं दे सकता, फिर वो चेक तो मुझे मेरे खाते में जमा कराना पड़ेगा। 3 दिन में पैसा आएगा, मैं अपना चेक दूंगा, 3 दिन में उसके पास। लेकिन मैं अमन को कह दूंगा अमन मत करना यार, मेरे को जल्दी है पैसों की, मेरे को आगे किसी को दे दे। नहीं करेगा, मैंने ही तो बोला था मत करना, तो वो नहीं करेगा। तो अब इस चेक ने भी किसकी तरह काम किया? पैसों की तरह। अब ये चेक भी क्या है? पैसा। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ये लल्लू है, ये रूल लल्लू है, ये हमें याद रह जाता है कि अब चेक इन हैंड भी किसकी तरह है? पैसों की तरह। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि कब चेक इन हैंड का कंसेप्ट आता है और कब नहीं आता। तो मैं आपको 3 से 4 वेज बताता हूं इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन के आने के। पहला वो कहेगा चेक रिसीव फ्रॉम वाई इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्या मतलब हुआ इसका? हमें वाई से चेक रिसीव हुआ, हमने हाथों हाथ बैंक में जमा करा दिया, तो चेक आपके हाथ में रहा क्या? नहीं ना, बैंक में पहुंच गया ना। पैसा कहाँ पहुंच गया? बैंक में। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। अब वो कहेगा, सुनना अच्छे से, अब वो कहेगा चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिपॉजिटेड 2 डेज लेटर। एक ही लाइन में बोल देगा 10 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिपॉजिटेड 2 डेज लेटर। मैं इसको भी अच्छा मानता हूँ, कम से कम मुंह खोल के बोला तो सही कि 10 तारीख को चेक रिसीव हुआ है, 2 दिन बाद मतलब 12 तारीख को जमा हुआ है, तो मतलब 2 दिन तक चेक मेरे हाथ में ही था। तो अब ये क्या बन जाएगा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड भी क्या है? पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? वाई ने।
1 लाख 1 लाख। अब इस चेक के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। हो सकता है मैं ये चेक जी को दे दूं, एक्स को दे दूं, ए को दे दूं, बी को दे दूं, सी को दे दूं, या फिर मुझे किसी को पैसा नहीं देना तो इस चेक को मैं बैंक में जमा करा दूं। कहीं भी कुछ भी करूं, अब मेरे पास से चेक गया, आया था तो डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, तो अब मैं लिखूंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट 1 लाख। किसको दिया सर आपने? बैंक में दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ए को दिया तो ए अकाउंट डेबिट, बी को दिया तो बी अकाउंट डेबिट, सी को दिया तो सी अकाउंट डेबिट। क्लियर है? सिंपल है। हाँ, तो अभी ये जो 2 मोड बताए मैंने, चलो मान लो मैंने तो डिपॉजिटेड 2 days लेटर लिखा हुआ है, तो डिपॉजिटेड मतलब बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब यार ओए 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 गार्डन में आ रहे हो? नहीं ना, तो वापस जाओ, पूछ के आओ। आगे आ जाना यार, आगे की बेंच खाली तो है। क्या मनन, तेरे को मैं कंगा गिफ्ट करूंगा यार। ये स्टाइल है क्या तेरा? गाड़ी चलाने के जैसे मैं तेरे को कैब गिफ्ट करूंगा, ठीक है? तो नाराज है क्या? धूप ज़्यादा थी बाहर? नहीं। लेट कैसे हो गए तुम दोनों? किस में? वही तेरी सोच खराब हो गई। अच्छा, बात किसकी हो रही थी? चेक इन हैंड की। मैंने 2 मोड बताए, चेक रिसीव फ्रॉम वाई इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिपॉजिटेड 2 days लेटर। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, बता दिया उसने कि 2 दिन बाद जो है। अब तीसरा वाला जो होगा ना, उसमें तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, उसमें तो सिर्फ यूँ बोलेगा चेक रिसीव फ्रॉम वाई, और कुछ नहीं बताएगा, चुप हो जाएगा साल। बताएगा ही नहीं कि हमने हाथों हाथ जमा कराया कि 2 दिन बाद जमा कराया, सिर्फ चेक रिसीव फ्रॉम वाई। सर अब हम क्या करें, क्या माने? बैंक में जमा करा दिया होगा कि नहीं कराया होगा, क्या माने उसको हम? क्योंकि अगर करा दिया होगा तो चेक इन हैंड का कंसेप्ट नहीं है, और अगर नहीं कराया होगा तो चेक इन हैंड का कंसेप्ट है। तो क्या करें? तो हम क्या करते हैं, फिर नीचे के ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। जैसा इस वाले इलस्ट्रेशन में हुआ, आपको जो 2000 का चेक रिसीव हुआ जी से, 2000 का ही हुआ है ना, कि कुछ और हुआ है? हाँ, 2 का जी से चेक रिसीव हुआ है, कुछ भी नहीं बोला ना उसने। हम बात कर रहे हैं अप्रैल 10 की। अप्रैल 10 को जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जी ₹2000। आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? इमीडिएटली डिपॉजिटेड या डिपॉजिटेड 2 days लेटर? नहीं लिखा हुआ कुछ भी। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम उसके नीचे के ट्रांजैक्शंस देखेंगे। क्या उसके नीचे के ट्रांजैक्शंस में उसी चेक के बारे में कोई और बात बोली हुई है क्या, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है? हाँ सर, इसमें तो हो रहा है। अगले ही ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम जी डिपॉजिटेड टू बैंक, कि 12 तारीख को ये चेक मैंने कहा जमा कराया? बैंक में। तो अब क्लियर है कि 10 तारीख को जो मिला था वो हमने जमा नहीं कराया था। कब जमा कराया? 12 को। तो अब 10 की एंट्री क्या मान के होगी? चेक इन हैंड मान के होगी। 10 तारीख को एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट 2000। और 12 तारीख को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 2000। देखो एंट्री वही लल्लू है, किसी पीटी है। मैं वापस कह रहा हूँ, एंट्री में दम नहीं है। दम क्या है कि आप ट्रांजैक्शन पहचान पाओ कि कब चेक इन हैंड का कंसेप्ट इंसर्ट करना है और कब नहीं करना है। मीन्स डिपॉजिटेड इमीडिएटली, चेक इन हैंड नहीं है। डिपॉजिटेड 2 days लेटर, चेक इन हैंड नहीं है। लेकिन सिर्फ बोल दे चेक रिसीव, क्या किया बताया नहीं, तो नीचे चेक करेंगे। अगर नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो चेक इन हैंड है। लेकिन अगर मान लो ये 12 तारीख वाला इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, हमने 12 तारीख को चेक जमा कराया, ये लाइन ही मिसिंग होती, आगे चल के आएगा ऐसा ट्रांजैक्शन कि चेक रिसीव फ्रॉम राम श्याम मोहन सोहन, बस आगे हमने कहा चल देखते हैं यार चेक जो रिसीव हुआ तो क्या किया उसका, कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या मानना है? फिर आपको ये अज्यूम करना है कि ये चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया होगा। तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन सोहन। सबको क्लियर है? ध्यान है सबका? गुरदीप, नींद आ रही है? नहीं? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक बात और याद आ रही है, बता देता हूँ। चेक इन हैंड का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ जब आप चेक रिसीव करोगे तभी आएगा। जब आप किसी को चेक पे करोगे
तो अब मैंने जिसको चेक दिया है जमा कराने की जिम्मेदारी उसकी है, वो बैंक में जमा कराए कि ना कराए मुझे उससे कोई लेने देने नहीं। समझ रहे हो ये बात? थोड़ा और अपर लेवल से समझाऊं कि नहीं चलेगा? चलेगा नहीं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब ऑनर मतलब ऑनर नहीं, ऑनर मतलब OWNER वाला ओनर नहीं, HOUNER वाला सम्मान। ऑनर मतलब इज्जत, डिसऑनर मतलब बेइज्जती, है ना? तो वो जो वाई से हमें चेक मिला था ना, उसको हमने बैंक में जमा कराया, बैंक वालों ने हमको बेइज्जत करके भगा दिया, भाई ऐसे वाई के खाते में तो पैसे ही नहीं, चल यहाँ से निकल। क्या हो जाए ना, बाउंस हो गया। आपने पिक्चरों में डायलॉग क्या लिखा हुआ है कि चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो वहाँ लिखो बाउंस हो गया मतलब हमने जमा कराया, बाउंस हो गया, साला वापस आ गया, मतलब टप्पे खा के वापस आ गया, पैसा तो मिला ही नहीं। तो इसको अपन बोलते हैं चेक रिटर्न होना, चेक डिसऑनर होना, चेक बाउंस होना। ठीक है, ओके। मतलब हुआ क्या, अब प्रोसेस क्या होता है कि मुझे वाई से पैसे लेने थे, वाई ने साले ने मुझे चेक दे दिया। अब ये चेक मैंने इमीडिएटली बैंक में जमा भी करा दिया। अब बैंक क्या करेगा, वाई का जिस बैंक में खाता है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। वो लोग चेक को वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये वाई ने साइन किया है कि नहीं किया, कोई जाली चेक तो नहीं है। उनको सब कुछ प्रॉपर लगा, वाई के खाते में पैसे निकले तो वो मेरी बैंक को देंगे, मेरा बैंक मेरे खाते में दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर वाई के खाते में बैलेंस होगा ही नहीं तो फिर ये चेक वो लोग मना कर देंगे, भाई साहब चेक वैलिड है लेकिन वाई के खाते में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो ये चेक आप वापस रख लो। और ये बैंक क्या करेगी, यही चेक मुझे दे देगी वापस कि सर ये ले लो वाई का चेक, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं, वाई के खाते में पैसे है ही नहीं। थप्पा लगा के दे देगी कि हमने इसको एंट्री पास करी थी, ये डिसऑनर हो गया, रिजेक्टेड है, एक लेटर लिख के दे देगी जो आपके लिए एक लीगल प्रूफ है कि आपने वाई का चेक बैंक में लगाया था, वाई के बैंक में पैसा नहीं है, बैंक वाले लिख के देते हैं लेटर में। ठीक है, अब आप इस लेटर के अगेंस्ट में वाई के ऊपर केस भी कर सकते हो, और इस केस का अलग ही कानून कायदा होता है, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। नॉर्मल जो पिक्चरों में आप तारीख पे तारीख देखते हो ना, चेक के केस में ऐसी तारीखें नहीं मिलती। इसमें तो 2 महीने में डिसीजन आता ही आता है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाएगा वो डायरेक्टली। ठीक है, तो यार अब हुआ क्या, आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपन दुनियादारी का ही तेल लेने, आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जब वाई का चेक मुझे मिला था, देख के बताओ कौन सी तारीख को मिला था मुझे वाई का चेक? 8 तारीख को। कितने का चेक मिला था बेटा? 7,850, और मुझे वाई से लेने थे 8,000 रुपये। पता है आपको, याद आ रहा है दुल्ला कल की बात? वाई हमारा डेटर्स था, हमें 8,000 लेने थे, 7,850 में क्या कर रहा था वो, फुल सेटलमेंट, और हमने लिखा हुआ था इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कौन सी तारीख को था ये बात? 8 तारीख को। और महीना कौन सा है? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को एंट्री करी थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 7,850,150 और 8,000। ये तो कौन सी एंट्री थी? 8 अप्रैल की एंट्री थी। अब जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कब लिखा हुआ है देख के बताओ जरा प्लीज। 15 अप्रैल को। साला 7 दिन बाद इंफॉर्मेशन है। हेलो, ओके, कितने दिन लग गए? 7 दिन लग गए ना। अब देखो चेक क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है, ढंग से सुनना, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। चेक क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि ये है अपन, और ये है हमारा वाई जिससे मुझे पैसे लेने थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई का जो खाता था वो था HDFC में, और अपना जो खाता है वो कहाँ है? कोटक में। वाई ने HDFC का चेक मुझे दिया, मैं वो चेक कहाँ जाऊँगा? कोटक में जमा करा दूँगा। अब आपको बच्चों की तरह समझाने के लिए तो हम क्या बोल देते हैं कि अब कोटक क्या करेगा? HDFC के पास जाएगा, ठीक है,
उसको वो चेक भेजेगा कि देखो भैया आपके कस्टमर ने चेक दिया है हमारे कस्टमर को, चेक कर लो, हो पैसे तो हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम पैसे किसके खाते में डाल देते, इसके खाते में। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद ही देखो, क्या कोटक का मैं अकेला कस्टमर हूँ क्या? नहीं ना, कोटक के तो मनमान इतने सारे कस्टमर होंगे और उन सब के पास डेली के कुछ ना कुछ चेक आते होंगे और वो सारे चेक अलग अलग बैंकों के होंगे, है कि नहीं? तो कोटक के पास तो जब भी अपन ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं, बैंक सेलेक्ट करते हैं तो कितने सारे बैंकों की लिस्ट आ जाती है। तो कोटक के पास तो इतने सारे बैंकों के चेक आए हुए होंगे, तो कोटक क्या रोज हर बैंक के पास जाएगा क्या? ले चेक करिए तुम्हारे चेक है, ये चेक करिए तुम्हारे चेक है, ये मर जाएगा वो तो। और उसी तरीके से अगर HDFC के पास कोटक आ जाए तो ऐसे तो HDFC के पास मनमान तरीके के बैंकों के चेक्स आने लग जाएंगे वेरीफाई करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेचारा? और उसी तरीके से कोटक के पास भी, जैसे कोटक सबके पास जा रहा है, वैसे कुछ कोटक के अकाउंट होल्डर्स ने HDFC में भी चेक जमा कराए होंगे, तो फिर HDFC भी आएगा। तो ये तो दोनों लोग घूमते रह जाएंगे आपस में, अरे मैं तेरे यहाँ आया हूँ, तू कहाँ चला गया यार, और मैं तो खुद तेरे यहाँ आ गया हूँ। तो थोड़ी पॉसिबल है। और चेक ले लेके घूमना थोड़ी पॉसिबल है, किसी बैंक का 1 चेक, किसी का 10 चेक। तो यार ये लोग क्या करते हैं, RBI ने, हमारी देश की सरकार ने एक बना रखा है क्लियरिंग हाउस। क्या बना रखा है? क्लियरिंग हाउस, कि जो चेक को क्लियर कराने का काम करता है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक लिए नहीं घूमना है, आपको हम एक स्पेशलाइज्ड मशीन देते हैं, उस मशीन में आप इस चेक को स्कैन कर दो और उसकी इमेज इस क्लियरिंग हाउस के पास आएगी। ऐसे क्लियरिंग हाउस के पास जितने भी बैंक्स होंगे सबसे इमेज आके इकट्ठी हो जाएगी। अब क्लियरिंग हाउस उसको कुरियर कंपनी की तरह सॉर्ट करेगा, समझो आप। उसके पास जितनी भी HDFC को भेजने के लिए चेक की इमेजेस आएंगी वो सारे बैंकों से आ जाएगी, तो इकट्ठी कर लेगा, देख HDFC तेरे लिए हमारे पास इतनी सारी बैंकों से इतने सारे चेक आए। इसी तरीके से ये सारे चेक किसको दे देगा? वो HDFC। चलो वेरीफाई करो और हमें रिपोर्ट दो, किसके खाते में पैसे हैं, किसके खाते में पैसे नहीं हैं। सेम तरीके से ले कोटक, तेरे लिए भी हमारे पास इतने सारे चेक्स आए हैं, वेरीफाई करके बताओ। अब ये लोग वेरीफाई करेंगे, रिपोर्ट बना के रोज़ दे देंगे कि इस किसके खाते में पैसे हैं, ये हम दे सकते हैं, इसके खाते में पैसे नहीं है, ये हम नहीं दे सकते। तो HDFC वाला अपनी रिपोर्ट देगा, कोटक वाला अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। अब इन दोनों रिपोर्ट को ये क्लियरिंग हाउस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, रिकनसाइल करेगा कि देख HDFC से तो आने वाले हैं 1 लाख, कोटक से आने वाले हैं 90,000। तो ये कहाँ की समझदारी हुई? HDFC वाले तुम 1 लाख दो, हम ये इनको देंगे, कोटक वाले तो 90,000 दो, हम ये इनको देंगे। इससे अच्छा एक काम करो ना, HDFC वाले तुम सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, हम ये किसको दे देंगे? कोटक को दे देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी ये सिर्फ 2 बैंकों में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो जब 2000 बैंक हो जाएंगे तब कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? 2000 नहीं होंगे, कम से कम 200 बैंक तो होंगे भारत में, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? तो बहुत बड़ा एक IT सिस्टम लगता है इसके पीछे। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इस काम में लगेगा। तो यार मैंने तो 8 तारीख को चेक जमा करा दिया था बैंक में, साला 15 तारीख को 7 दिन बाद इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो जो चेक आपने जमा कराया था ना वो तो क्लियर ही नहीं हुआ, ये रख लो चेक। अब ये 7 दिन किस बात में लग गए सर? आपने तो कल बोला था कि चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं। हाँ बेटा, क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद अलग प्रोसीजर है। वो बैंक लेटर लिखेगी, लेटर लिखने के बाद कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचाएगी, तो आपको तो आते आते भी 3-4 दिन लगेंगे ही नहीं लगेंगे। कुरियर वाला खुद 2 दिन ले लेता है विद इन द सिटी, इसलिए 7 दिन लगते हैं। अब यार ये तो वो प्रोसेस से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है अकाउंटिंग से। अब आप अकाउंटिंग में लूप होल समझो सर। जब आप अकाउंटिंग करते हो या हमें तो सिखा रहे हो आपको तो पता था ये बात, दुनिया को सबको पता होती है ये बात कि क्लियर तो 2 दिन बाद होता है, नहीं होता है तो 7-7 दिन लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन आने में। आपको तो पता था कि जिस दिन आपने चेक जमा कराया उस दिन तो किसी हालत में ये बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला नहीं था, यस और नो? 2 दिन तो किसी को भी लगते ही लगते, तो फिर आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट क्यों लिख दिया? गलत पढ़ा रहे हो क्या आप? वैलिड है कि नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब आपको पता है कि आप जो चेक जमा करा रहे हो, पहले तो उसका भरोसा ही नहीं, चलो फिर भी पार्टी बहुत अच्छी है, चेक बाउंस होने का वही नहीं होता, चांस ही नहीं है चेक बाउंस हो जाए, आपको पूरा विश्वास है पैसे तो आएंगे ही आएंगे, फिर भी आज तो नहीं आ रहे,
प्रोसेस में 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फिर आप आज ही बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हो? जब बैलेंस बढ़े तब बढ़ाना ना, जब आए तब बढ़ाना चाहिए था, तब आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी। आपने तो आज ही एंट्री पास कर दी, ऐसा क्यों सर? तो देखो कहाँ हुआ एसेट इंक्रीज, पैसा कहाँ है आपके पास, कहाँ आया? आपने चेक बैंक में जमा करा दिया। अब तू वाई के केस में ही देख लेना, ये चेक तो बाउंस हो गया और तुमने तो असेट को 8 तारीख को ही इंक्रीज कर दिया। असेट तो इंक्रीज हुआ ही नहीं था तुम्हारा रियलिटी में, तो क्या तुम झूठ माट की एंट्री पास कर रहे हो? क्या मर्जी पड़े जो एंट्री पास करोगे क्या? नहीं ना। तो आप यूँ सोचो, आप सोच के जवाब देना। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते? तो क्या करते? मतलब हम इंतज़ार करते कि जब चेक असल में क्लियर हो जाता, खाते में पैसा आ जाता, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता दिस मच अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इनटू योर बैंक, तब एंट्री पास करता। यही अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर हम इस 8 तारीख की एंट्री को गलत बता रहे हैं तो आपके हिसाब से जिस दिन पैसा आए खाते में उस दिन हमें बैंक का बैलेंस बढ़ाना चाहिए, यस और नो? अगर बेटा मैं ऐसा करने लग जाऊँ तो सोचो, अगर मैं बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास रोज़ के 2-3 चेक आते हैं, जैसे जब हम आपकी फ़ीस कॉल करते हैं तो रोज़ के 2-3 चेक तो मेरे पास भी आ जाते हैं। अब रोज़ के 3 चेक मैं बैंक में जमा कराने जाता हूँ तो रोज़ के 3, तो अब जमा कराने के बाद ये एक काम और आ गया मेरे पास कि रोज़ को उसको वेरीफाई भी करो, यार ये वाला चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस दिन वाला चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस दिन वाला चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो रोज़ यही काम करता रहूँ मैं, बैंक का ऐप खोल के देखते हैं क्लियर हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब ये कौन से पागलपन है? तो हम तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि जैसे ही चेक बैंक में जमा कराते हैं हम हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, क्योंकि 100 में से 99 चेक तो वैसे भी क्लियर हो ही जाते हैं। आज नहीं तो बैलेंस कल को बढ़ ही जाना है, तो हमने तो बैलेंस आज ही बढ़ा दिया, तो कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं आया। लेकिन सर 99 क्लियर होते हैं ना, एक तो बाउंस होता ही होता है ना। हाँ होता है तो क्या हुआ, जो बाउंस होता है वो चेक तो मेहमान बन के वापस घर ही आता है, उसको तो बैंक खुद कुरियर करेगी आपके पास, वो तो लौट के आएगा, डाकिया लेके आएगा पोस्ट। तो सर पर आपने तो बढ़ा दी ना। अरे तो क्या हुआ भाई, बढ़ा दिया, 8 तारीख को बढ़ा दिया, 15 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई कि पैसे नहीं मिले, तो 15 तारीख को बैंक का बैलेंस वापस से क्या कर दूंगा मैं, कम कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो अब हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि चेक बैंक में जमा हुआ, हम बैंक की एंट्री पास कर देंगे, बैंक के बैलेंस बढ़ा देंगे। जिस दिन चेक वापस आएगा उस दिन अब हमें बैंक का बैलेंस वापस से कम करना पड़ेगा, वापस से कम करना पड़ेगा। तो जब पैसा आया तो डेबिट, अब आया नहीं है सर, कम करो वापस से, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडिट। ओके, अब पहले लॉजिक से बता रहा हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा, तो पहले लॉजिक सीख लेना। ये रही आपकी एसेट लायबिलिटी की टेबल। आपने जब वाई से चेक रिसीव किया था तब आपने एंट्री क्या पास करी थी, पहले ये देख लो। वाई मेरा क्या था, डेटर, उसने चेक दे दिया, साले तू अब मेरा डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, तू मेरा डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। मेरे पास क्या आया, पैसा आया तो डेबिट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। सर डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि लेने 8000 थे, पैसे सिर्फ 7850 ही आए, 150 रुपये कम आए, तो पैसा रिसीव करने के लिए थोड़ा पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्या हो गया आपके लिए, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब सर सारी झूठ, कोई पैसा नहीं आया पैसा, चलो कम करो, असेट की वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट टू बैंक, कितना 7850, जितने से बढ़ाया था उतने से कम कर दिया। अब यार जब पैसा ही नहीं मिला तो वाई तू तो साले वापस से क्या बन गया, मेरा डेटर, यस और नो? पैसा नहीं आया वाई, मैं पैसे मांगता हूँ तुझसे, पैसे मांगता हूँ तो तू कौन है, मेरा डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, एंट्री हो गया वाई अकाउंट डेबिट। कितने मांगूंगा मैं उससे, 7850 के 8000? 8000। साले तेरे को डिस्काउंट क्यों दिया था, क्योंकि तू मुझे पैसा दे रहा था, पैसा तो मिला नहीं, तो किस बात का डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, पूरे 8000 रुपये लूंगा अब तो मैं तुझसे। तो वाई तू वापस से मेरा डेटर कितने का बन गया, 8000 का। ठीक है सर, एंट्री तो क्लियर हुई नहीं। हाँ तो यार जब तुम उसको डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हो तो किस बात का खर्चा, काय को बढ़ा रखा है तुमने, तुम्हारा खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट डिसअलाउ कर दिया ना, पहले अलाउ किया था अब डिसअलाउ कर दिया उसको। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड के रिसीव
मैं तो पूछ रहा हूँ अलाउड आएगा कि रिसीव्ड आएगा? अलाउड आएगा। सर रिसीव्ड क्यों नहीं आएगा? अरे रिसीव तो कब आता है? जब सामने वाला मुझे डिस्काउंट दे। ये मुझे डिस्काउंट दे रहा है क्या? सर हमने दिया था, हमारे लिए क्या था? खर्चा। पैसे ही नहीं दिए उसने, चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्यों दिया हम उसको डिस्काउंट? तो हमने हमारा ही दिया हुआ डिस्काउंट वापस ले लिया। तो जिसको पहले मैंने खर्चा माना था, अब वो खर्चा मेरा क्या हो गया? कम हो गया। खर्चा मेरा कम हो गया तो क्रेडिट। इसलिए टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 150। समझ में आया? सर बैंक का बैलेंस कम करना है तो पैसा गया तो क्रेडिट, तो वापस से डेटर बन गया, असेट एसेट्यूअल इंक्रीज हो गई तो डेबिट, दिया हुआ डिस्काउंट हमने वापस ले लिया, खर्चा इंक्रीज हुआ था तो डेबिट, अभी डिक्रीज हो गया है तो क्रेडिट। डन। अरे यार समझो, चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, मतलब चेक रिटर्न आ गया, चेक वापस आ गया, ट्रांजैक्शन क्या हो गया? रिवर्स। तो एंट्री भी क्या होगी? डिट्टो रिवर्स। इतना तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता हूँ। मेरे को तो पहले ही बता देना चाहिए था कि यार ये तो चेक क्या हो रहा है? डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक वापस आ गया, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गया, एंट्री भी तुम क्या कर दो? रिवर्स। जयराम जी की हो गया ट्रांजैक्शन। फोकट में ही 15 मिनट की पंचायत करी अपन ने। क्यों करी है? आपको पूरा बैंकिंग प्रोसेस समझाने के लिए। ये समझाने के लिए कि पहले हमने हमारी तरफ से बैलेंस बढ़ा दिया था, असल में बढ़ा नहीं था, इसलिए अपन को वापस से क्या करना है? कम करना है। हमें पैसा नहीं मिला, हम तुझे डिस्काउंट भी नहीं देंगे, तू वापस से क्या बन गया? मेरा डेटर। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो अब अगला ट्रांजैक्शन। अब थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये लास्ट वाले में भी हुआ था। कैश सेल्स 15,000 मतलब हमने कैश सेल किया कि हमने कैश में गुड्स सेल्स किए? कैश सेल्स एक लीगल टर्म है। हमने कैश में गुड्स सेल करे, कितने के? 15,000। अब उस 15 में से 12,000 कहाँ चले गए? बैंक में। तो कैश में कितने रह गए? 3। आपके पास पैसा आया कि गया? आया। 2 रूप में आया, बैंक में भी आया 12,000, कैश में भी आया 3,000। आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। आपने क्या किया है? सेल। सेल ने क्या कर रखी है? 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, 2 सेल्स 15,000। चले चलाऊँ, स्पीड में चलाऊँ? हाँ। अब अगर मैं एक बार ही एक्सप्लेन करूँगा तो मैं समझ में नहीं आता, तुम हैंड रेस कर सकते हो बिंदास। ठीक है, नेक्स्ट। अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अब ज़रा चेक करो, इस वाले ट्रांजैक्शन में अमाउंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो अमाउंट ड्यू टू अजय, नमन, अमाउंट ड्यू टू अजय मतलब पैसे देने हैं कि लेने हैं? लेने हैं। हमें पैसे देने। कितने देने बेटा? 5,000। कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर ओपनिंग बैलेंसेस में, कि भैया महीना चालू हुआ हो उससे पहले ही साले तू क्या था? हमारा क्रेडिटर, हमें तुझे पैसे देने थे। कितने? 5,000। अमाउंट ड्यू टू अजय कैसे पे किया हमने? पेड बाय चेक। चेक से हमने पे कर दिया। पैसा आया कि गया? गया तो चेक से गया तो टू बैंक अकाउंट। किसको दिया? अजय को। अजय क्या था? मेरे ऊपर लाइबिलिटी, पे कर दी तो डेबिट। अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, 5,000 लल्लू एंट्री। नेक्स्ट, एक स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। 18 वाला, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। अब ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब पुरानी रद्दी। तो अब ये छोटा सा रूल है, छोटे से में ही समझाएंगे, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे। जब आप न्यूज़पेपर परचेज करते हो तो ये न्यूज़पेपर क्या होते हैं आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। एक्सपेंस क्योंकि ये तो आज का ही है सब न्यूज़पेपर, ज़िंदगी भर तो काम आएगा नहीं। हर साल हर महीने पैसे अलग अलग देने पड़ते हैं, तो ये तो रेगुलर खर्चा है हमारा। खर्चा मेरा इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट। जब मैं एंट्री खर्चा करता हूँ, ये न्यूज़पेपर खरीदता हूँ, तब मैं एंट्री करता हूँ। ये न्यूज़पेपर का खर्चा बहुत छोटा मोटा होता है, तो इसके लिए अलग से अपन न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस नहीं लिखते। या फिर किसी के ज़्यादा न्यूज़पेपर आते हो, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में न्यूज़पेपर ज़्यादा आते हैं, किसी वेटिंग एरिया में हो तो वहाँ पे न्यूज़पेपर ज़्यादा आता है, तो वहाँ न्यूज़पेपर का खर्चा 1,000 रुपये महीने का होता है। तो फिर वो यूँ लिख सकते हैं, खर्चे का नाम अलग से लिख सकते हैं,
न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो जो न्यूज़पेपर है वो एक दिन पुराना होता ही तो बेकार हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे रद्दी इकट्ठी होती रहती है। तो हर घर में यही होता है, जहाँ न्यूज़पेपर आते हैं वो न्यूज़पेपर की रद्दी वो लोग बेच देते हैं। हमारे बिजनेस में भी न्यूज़पेपर आता है तो उसकी रद्दी इकट्ठी होती है तो हम उसको बेच देते हैं। तो अब जो ये रद्दी आपने बेची है इससे आपको कितने रुपए मिले? 50 रुपये। पैसा आया तो डेबिट। कैसे मिले पैसे आपको? कैश में मिले कि चेक से मिले? कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे? कैश में मिले। आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू। न्यूज़पेपर नहीं लिखते क्योंकि अब वो मेरे किसी काम का नहीं, अब तो वो मेरी रद्दी है। अब वो मेरे लिए एक तरीके से क्या है? इनकम है ना। जो कबाड़ में बेचता हूँ वो क्या है मेरे लिए? इनकम। और इस छोटी मोटी इनकम के लिए अपन एक कॉमन अकाउंट बनाते हैं, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। क्या बोलते हैं अपन? मिसलेनियस इनकम। आप पीछे जाके स्पेलिंग देख लो और मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे को आती है कि नहीं आती। MISCELLEOUS मिसलेनियस। अच्छा हाँ, LLANEOUS। ठीक है, आती है मेरे को, ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी अच्छा नहीं आती है, मतलब यूँ कह रहा है। चलो, जब मेरे को ही नहीं आती तो फिर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं? तो तुम मिसलेनियस को ऐसे लिख सकते हो, MISC। तुम ऐसे भी लिखोगे ना, MISC इनकम, तो ये क्या माना जाएगा? मिसलेनियस इनकम, है ना। ये जैसे मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? MR। ये मिसलेनियस का शॉर्ट फॉर्म है मिस, है ना। ओके, सीखा क्या हमने कि सर जब छोटी छोटी इनकम होती है ना हमको, तो हर इनकम के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं, एक कॉमन अकाउंट बना लेते हैं छोटे मोटी इनकम के लिए। उसका नाम क्या है? मिसलेनियस इनकम। ठीक है, इसका एक और नाम हो सकता है, अल्टरनेट नेम जो अलग एंट्रीज में आएगा वो होता है सन्ड्री रिसीट्स। अल्टरनेट नेम क्या हो सकता है इसका? सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री मतलब वेरियस, मिसलेनियस मतलब वेरियस। मिसलेनियस छोटी मोटी बहुत सारी इनकम, और सन्ड्री वेरियस रिसीट, वेरियस इनकम। हमारे शब्बीर सर इनको बोलते हैं सुंदरी। ठीक है, तो तुम्हें बोलना हो तो बोलना, नहीं तो मैं तो नहीं बोलता, उनके ऊपर अच्छा लगता है, मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है ये? सन्ड्री रिसीट्स। चाहो तो आइदर और कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सिखाने वाली बात क्या है? ये जो 10-50 रुपये रद्दी के मिलके तुम अमीर नहीं हो गए, तो इसके लिए कोई अलग से हेड क्रिएट नहीं करेंगे, अलग से नाम क्रिएट नहीं करेंगे। सबको कहाँ जान देंगे? मिसलेनियस इनकम में जान देंगे। पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। फिर आपने क्या बेचा? अब बेचा आपने ओल्ड फर्नीचर। अब देखो यही है डिकी गोयल की खासियत, दोनों चीज़ें एक साथ देख के आपको फ़र्क समझा दिया। बेटा जब आपने रद्दी बेची तो वो जब खरीदी भी थी तो वो खर्चा था, किसी खर्चे से कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए तो वो इनकम मानी जाती है। लेकिन अब आप जो ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो, वो जब आप खरीद के लाए थे तब आपने उसको खर्चा माना था क्या? नहीं ना, असेट माना था। मतलब वो आपकी बुक्स में कितने से रिकॉर्डेड था? फर्नीचर नाम से, असेट से रिकॉर्डेड था। अब उस फर्नीचर में से थोड़ा असेट आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो अब जब आप बेचोगे तो अब ये मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री रिसीट लिखने मत बैठ जाना, अब तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्नीचर ही बोलेंगे। आपने बेचा, आपके पास पैसा आया, आया तो डेबिट, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सर फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फर्नीचर क्या था मेरे लिए? असेट। आया तो डेबिट, अभी जा रहा है तो क्रेडिट, इसलिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डन। अब बुक में जाओ आप सोल्यूशन में, मैंने आपको दोनों एंट्री अलग अलग बताई, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। देख के ही आप जज कर सकते हो सर कैश कैश कॉमन है, सिंगल ले लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। मिसलेनियस इनकम में 50 रुपये, फर्नीचर में फर्नीचर कितना आ गया? 750 रुपये का, टोटल पैसा कितना आ गया? 800 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? 100 बातों की एक बात, जब असेट बेचोगे तो असेट का नाम आएगा, असेट के सिवा दूसरा कोई कबाड़ बेचोगे, छोटी मोटी कोई चीज़ बेचोगे, गुड्स नहीं, गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा? सेल्स। दूसरी कोई छोटी मोटी चीज़ बेच दोगे, कबाड़ा बेचोगे तो क्या आएगा? मिसलेनियस इनकम। डन। ओके, नेक्स्ट। स्टार मार्क करा दिया अपन ने इस वाले ट्रांजेक्शन पे? कर लिया। अब अगले वाले ट्रांजेक्शन पे 5 स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इतनी सुस्ती आ रही है तुम लोगों को यार। Z became insolvent and 40 paisa in a rupee could be received from his estate by check
विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है। क्या कहानी कि मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे, ठीक है। अब मैं आर्यन को मिला रास्ते में, आर्यन बड़ा खुश हुआ, मेरे को देखा, अरे सर कैसे हो। मैंने कहा यार, जैसे इसने पूछा कैसे हो, मैंने कहा यार बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। नहीं क्यों, क्या हो गया सर? कि यार पैसों की बहुत तंगी आ गई है, ज़रूरत है मेरे को। बोलो ना सर कितने चाहिए? तो मैंने कहा 1 लाख चाहिए मेरे को, बस इतनी सी बात। ये लो सर 1 लाख रुपये। मैंने कहा कब वापस करूं? कि जब भी आपके पास आए वापस कर देना। क्या बोला इसने? जब भी वापस आए वापस कर देना। ठीक है, जैसे ही आएंगे मैं तेरे को आइधर थोड़े थोड़े करके एक साथ करके दे दूंगा, ठीक है। अब मैं 1 लाख रुपये लेके गया। अब आर्यन बड़ा खुश था मुझसे मिलके, ठीक है। आर्यन इंस्टाग्राम फॉलो कर रखा है ना तूने मेरे को, है ना, BCC को फॉलो कर लिया ना, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसमें मैंने पोस्ट डाली, कहाँ की? स्पेन की। मैं स्पेन घूमने गया। मैं कोई बात नहीं। तो फिर थोड़े टाइम बाद मैंने पोस्ट डाली, कहाँ की? जर्मनी की। फिर थोड़े टाइम बाद मैं कहा यार ये तो उस दिन तो बड़े परेशान हो रहे थे कि पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में धीरे धीरे पोस्ट डालता गया, इसका चेहरा धीरे 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 उतरता रहा, ठीक है। तो अब इसने कहा यार ये चक्कर क्या है, पता तो लगाऊं। तो इसने अपने यार दोस्तों को फ़ोन किया। तो इसने फ़ोन किया किसको? हमारे प्रियांश को। यार प्रियांश, मुर्सा सर कहाँ है, याद है क्या? कि यार याद तो नहीं है, पर हर हफ्ते उनकी एक नई पोस्ट आ जाती है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मुझसे लाख रुपए लेके गए थे, उसके बाद से पोस्ट ही पोस्ट डाल रहे। तो आर्यन कह रहे हैं तुझसे लाख रुपए लेके गए थे? क्या, क्यों? वो मुझसे भी लेके गए थे। अबे तुझसे भी लेके गए थे क्या? तो ये दोनों का बात खन गया। इन्होंने पृथ्वी को कॉल किया, सेम कहानी पृथ्वी के साथ। यार मैं भी देख तो रहा हूँ यार, उस दिन तो बड़े परेशान थे, पैसे मांग रहे थे, मैंने दिए भी थे 1 लाख रुपए। अब पोस्ट पे पहुँच जाए क्या हो? ये दोनों हंसने लग गए। क्या वे तुझसे भी लगे गए? सेम पिंच, हमसे भी लगे गए। ऐसे धीरे 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 पता लगा कि सर तो सबसे पैसे लेके मस्त घूम रहे, मस्त घूम रहे, फरार नहीं हुए, घूम रहे अभी तो, ठीक है। अब ये लोग इंतज़ारी में कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। तो रोज़ इंस्टाग्राम से मेरे लिए चेक करें कि आज कहाँ पे है सर, आज कहाँ पे है सर, आज कहाँ पे है सर। एक दिन मैंने पोस्ट कर दिया फ्लाइंग बैक टू इंडिया, मतलब मैं वापस आ। अब एयरपोर्ट पे मेरे घर वाले तो नहीं आए, सारे के सारे आ गए, इंतज़ार कर रहे मेरा पहले से ही कि आओ सर। आते ही सबसे ज़्यादा बुरा किसको लग रहा था? आर्यन को। ये आते ही सर क्या मजाक लगा रखा है आपने, आप में हमको सब पता है, अब हम सबसे पैसे लेके घूमने चले गए। मैंने कहा तो क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे बहुत परेशान हो। तो आप परेशान था मेरे को घूमने जाना था, पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो आपने घूमने के लिए उधार लिया? मैंने कहा लिया। मैंने नहीं सर, मैंने तो सोचा आपको कोई सी मुसीबत में हो इसलिए पैसे दिए थे, मुझे तो मेरे पैसे वापस करो। मैं कहा यार पैसे तो सारे खर्च हो गए, वापस कैसे करूँ? कि नहीं, और मैंने ये भी कहा कि तू तो बड़ा आदमी कह रहा था, तू तो कह रहा था कि जब आया था वापस कर, टेंशन मतलब मैं आएगा। नहीं सर, मेरे को सब पता है, आपने सबको बेवकूफ़ बनाया, इनके पास खूब पैसा होगा, मेरे तो मेहनत की कमाई है, मेरे को तो अभी के अभी दो। मैं कहा यार अभी के अभी कहाँ से, तुम्हें तो खर्च हो गए, मैं कमाऊंगा सबसे पहले तेरे को दे दूंगा। कि नहीं सर, मेरे को तो बहुत बुरा लगा, मैं तो ऐसे पाई जोड़ के पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं आज तक कहीं मुंबई, उदयपुर, जयपुर नहीं गया और आप मेरे पैसों से वर्ल्ड टूर करके आ गए। मेरे को पैसा अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मैं कहा देख मत कर, समझ जा बात मान ले, मत कर। कि नहीं क्यों, डर लगा, मैं तो करूँगा। मैं कहा देख मत कर, समझा रहा हूँ तेरे को, बात मान ले, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, केस मत करना। कि अब तो मैं देखता हूँ मुझे केस करने से कौन रोकता है, मैं तो अब भी केस करूँगा। ठीक है, माना नहीं, भी कर दिया केस, ठीक है। अब जब इसने केस कर दिया तो जज साहब ने मुझे बुलाया, क्या आपने पैसे लिए? कहाँ लिए? कब दोगे? मैं आते ही दे दूँगा। कि नहीं ऐसा थोड़ी होते। आर्यन माथे आ रहा है कि, और आर्यन जोश में भी बोल गया, अरे ये मेरे को पैसे नहीं देंगे, इन्होंने तो सबसे पैसे ले रखे हैं, किस किस को देंगे ये, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने भी शिवाजी द बॉस देख रखी है, इनके सारे घर गाड़ी सब नीलाम करो, मेरे को अभी के अभी पैसा दो। तो क्या जज साहब कह रहे हैं किससे पैसे ले रखे आपने? मुझसे पूछे किससे पैसे? मैंने कहा ले रखे हैं, बहुत सारे से ले रखे हैं, बताओ अभी के अभी लिस्ट दो, किस किस से कितने कितने पैसे। और जज साहब कहेंगे इनके नाम का इश्तिहार दो अखबार में। ऐसे थोड़ी चलेगा, अखबार में इश्तिहार दो, इन बोलो अखबार में लिखो कि जिसने भी इस आदमी को पैसे दे रखे हो अभी के अभी साबित करे अपना क्लेम।
हम इसको नीलाम करेंगे, हम इसको बर्बाद करेंगे, इसकी सारी एक एक प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और सबको पैसा देंगे। ठीक है, कर दिया। अब यार इसमें से सब आया, मैंने तो सबसे ले रखे थे, सब अपने लिए बराबर है, ठीक है, सबसे पैसे ले रखे थे। मान लो 30 लोग थे, 30 लाख रुपए ले रखे थे। प्रियांश भी आया। अब प्रियांश को कोई जल्दी नहीं थी पैसों की, प्रियांश को मुझ पे विश्वास भी था कि सर मेरे पैसे नहीं खाएंगे, दे देंगे। पर प्रियांश अगर क्लेम नहीं करता, केस नहीं करता, तो सारी चीज़ें नीलाम हो जाती, बाकी सबको पैसे मिल जाते, इसको पैसे नहीं मिलते। तो इसको मजबूरन करने पड़े कि सर क्या काम किया है, कैसे दिन आ गए आपके, आपके खिलाफ क्लेम करना पड़ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, क्लेम कर दे तो कर दे। अब सब ने क्लेम करा, सरकार को पता पड़ा कि इसके तो कितने पैसे ले रखे, 30 लाख रुपए ले रखे। अब मुझसे कह रहे ओए बता तेरे पास क्या क्या है, सब नीलाम करें। मैंने क्या है, एक जो मोबाइल है 10-20 हज़ार का वो है, 20-1 हज़ार की गाड़ी है, और छोटा मोटा मिला लो कपड़े लत्ते, कुछ अंगूठी पहन रखी होगी 500 रुपये की, बाकी तो और क्या बिकेगा। ठीक है, हाँ 20 हज़ार की कौन सी गाड़ी? अरे जो अभी वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, बस सच्ची कह रहा हूँ, मेरी जो गाड़ी है वो 20 की है। हाँ अभी की रेट में नहीं, मैंने खरीदी उसको 20 हज़ार में, सेकेंड हैंड। हाँ हाँ FZ जो मेरी है वो 20 हज़ार की है, वो कहानी बाद में सुनेंगे अपन, ठीक है। अब तो यार तय हुआ सारी चीज़ें बेचो, तो वो बोल रहे इनका आयरन बहुत जोश में था, नहीं नहीं इनका घर भी बिकवाओ। मैंने कहा कौन सा घर पागल हो रहा है कि मेरा थोड़ी है, वो तो मेरे बाप का है, मेरा बाप नीलाम हो रहा है, मैं नीलाम हो रहा हूँ। कि नहीं आप नीलाम हो रहे हो, उनकी क्या गलती है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। इनकी क्लासेस मैंने कहा किराए की है, फर्नीचर मैंने कहा बेच दो सब, मैं तो ऐसे ही घूम घाम के आ गया, अब मेरे को नहीं पढ़ाना, सब बेच दिया। सारी चीज़ें बेच बाच के पैसे पता है कितने इकट्ठे हुए? 30,000 रुपये। कितने इकट्ठे हुए? 30,000। आर्यन कह रहा है भागते भूत की लंगोटी बढ़िया, लाओ 30,000 मेरे को दो। जस्सा कह रहा है ओ तूने केस किया है तो इसका मतलब थोड़ी कि 30,000 पूरे तेरे को मिल जाएंगे। ये पता है पैसे किसको मिलेंगे? सब में बराबर बराबर, जिन्होंने जितना जितना पैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा। मीन्स 30 लाख के बदले में 30,000 की रिकवरी हुई तो सबको क्या 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा? हाँ सबको 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। और 1-1 हज़ार रुपये देने के बाद सरकार नोटिस इशू कर देगी कि ये मुर्तज़ा हो गया नीलाम, बर्बाद, इंसॉल्वेंट, अब इसके साथ कोई काम धंधा मत करना, हमने इसकी सारी चीज़ें नीलाम कर दी है। फिर अब जैसे ही ये नोटिस आया, आर्यन तो वही उससे मैं आपको बोला मैं नहीं जानता सर, अब आप कहीं भी नौकरी करोगे, मैं जानता हूँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कहीं भी नौकरी करोगे पैसे मिल जाएंगे, कहीं भी नौकरी करोगे मेरे को पैसा दोगे। मैंने कहा चल चल निकल, मना कर रहा था ना कोई मत कर देना, माना नहीं ना तू। अब सरकार ने नोटिस करके दे के पता है क्या कर दिया है, मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया है। बाइज्जत तो कहाँ करा, सरेआम इज्जत नीलाम करते थी नोटिस दे के। अब मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है और तेरे पास मेरे से पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। तूने ही तो केस करके बर्बाद करा है, अब तू मुझसे पैसे नहीं मांग सकता। तो कह रहा है क्या मतलब, मेरे को लाख के बदले में 1 हज़ार ही मिले क्या? हाँ, मेरे 99,000 डूब गए। अच्छा हाँ, अब आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते। अब नुकसान किसका हुआ? आर्यन के साथ सबका, सबको, किसी को मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं फ्री हो गया। लेकिन प्रियांश को, मेरी इच्छा है प्रियांश को पैसे दूंगा क्योंकि उसने गुड फेथ में दिया था और उसने मेरा साथ दिया। अब मैं प्रियांश को तो जब मर्जी पढ़ेंगे जैसे पैसे आएंगे, मैं प्रियांश को कह रहा हूँ प्रियांश दिन खराब चल रहे हैं, नीयत खराब नहीं है, ज़िंदगी बाकी है, हाथ पैर सलामत है, मेहनत मजदूरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तेरे को ज़रूर दूंगा। डन। अभी हाल फिलहाल तो अपन आर्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो और ये लाइन पढ़ लो। आर्यन है हमारा बिजनेसमैन, इसको लेने हैं जी से पैसे, मैं हूँ जी, और लिखा हुआ है जी बिकेम इंसॉल्वेंट, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मतलब नीलामी होगी हर चीज़ की। बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी, अंडरलाइन कर लो 40 पैसा इन अ रुपी, ये एक टेक्निकल टर्म है। 40 पैसा इन अ रुपी, रुपी मतलब 1 रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो वो कह रहा है हर 1 रुपये के बदले में तुम्हें 40 पैसे मिलेंगे।
मतलब हर 100 पैसे के बदले में तुम्हें 40 पैसे मिलेंगे। किसी ने 1 रुपये उधार दे रखा है तो उसको 40 पैसे मिलेंगे, किसी ने 2 रुपये उधार दे रखे हैं तो उसको 80 पैसे मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब 100 मार्क्स के पेपर में आपके 40 मार्क्स आए तो कितनी परसेंट बनेगी? 40%। तो ये जो 40 पैसा है ना, रुपी है ना, ये परसेंटेज लिखने का एक नायाब तरीका है। वो यूँ कह रहे हैं कि 40%, 40 पैसा है ना रुपी, मतलब 40%, ये अंडरलाइन करें ना आपने, 40 पैसा है ना रुपी, उसको लिख दो 40%। 40% कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एस्टेट मतलब जमीन जायदाद, सारी एस्टेट नीलाम करने के बाद कितना पैसा रिकवर हुआ? 40% रिकवर हुआ। चेक से मिला था, चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। अब वो चेक वेक बैंक में जमा करा दिया तो हम समझ चुके हैं, बाद में बात करेंगे। अभी तो ये बात बताओ कि साला जी से पैसे लेने कितने थे? गलत, 2000 दे दिए थे उसने। देखो बीच में 2000 का चेक दिया था ना, जिससे मैंने चेक इन हैंड कंसेप्ट समझाया था आपको, तो वो मेरा डेटर तो था 10 का, 10 में से 2 तो मिल गए थे। कह रहा था ना सब्र कर ले, मिल जाएंगे पैसे, माना नहीं, केस कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, डूबे तेरे पैसे। तो 8000 में से लेने कितने थे हमें? 8000। उसमें से कितने रिसीव हुए? 40 पैसा है ना रुपी, मतलब 40%। तो 8000 में से 40% मतलब कितना हुआ? 3200। तो ये तो मुझे रिसीव्ड हो गए, और बाकी का 60% खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, गया ना। तो इसको अपन बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। सर बैड डेट मतलब हमारे जो डेटर्स होते हैं ना, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जी भी तो एक डेटर ही था। तो ये डेटर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गुड डेटर, एक होता है बैड डेटर। गुड डेटर मतलब अच्छे डेटर, आप लोगों की तरह जो टाइम पे अपना पैसा दे देते हैं, ठीक है। बैड डेटर मेरी तरह, जो पैसे नहीं देते, घूमने चल जाते हैं और फिर वो पैसे डूब जाते हैं। तो बैड डेटर से जो पैसा हमारा डूब जाए उसको क्या बोलते हैं हम? बैड डेट। ये बुरी उधारी दे दी मैंने, और बैड डेट आपका पैसा डूब गया। अच्छी बात, बुरी बात? फायदा के नुकसान? खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डन। अब चलो एंट्री करते हैं। सर 8000 में से 3200 रुपीज़ तो मिल गए, 4800 रुपीज़ डूब गए, ठीक है। भले ही थोड़े मिले तो सही, पैसा आया तो डेबिट, कैश में नहीं आया, चेक से आया, और चेक डायरेक्टली कहाँ पहुँचा दिया? बैंक में। तो पैसा आया तो डेबिट, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3200। डन। सर 4800 बैड डेट, आप खुद कह रहे हो नुकसान, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट 4800। 2 कहाँ से आया ये? जी से, तो 2 जी अकाउंट, इतना 8000। और आप समझो जी क्या था मेरे लिए? डेटर, असेट। जब बेचा था माल तब असेट को क्या किया था? डेबिट। अब जब हो गया ना सेटलमेंट, जो आने थे आ गए, जो डूबने थे डूब गए, अब जेड को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। मतलब मेरी बुक्स में से अब जेड गायब। अब मेरे पास जी से पैसा लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से। तो अब यार इसको भी याद रखने का एक ट्रिक बता दूँ मैं। आपने वो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी टैगलाइन किसके लिए पढ़ी है? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए अपन ने पढ़ी है ना ये, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। तो ये जो पैसा डूबा, ये भी तो एक तरीके से यही हुआ कि बिना मर्जी का डिस्काउंट, है कि नहीं? इसमें भी तो पैसा नहीं मिला, ये भी तो पैसा गया ही सही। तो वही जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अब आपने डिस्काउंट दिया नहीं है तो डूबा है, तो डूबा जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बैड डेट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2, जिससे पैसा डूबा है जी। डन। 5 बन गए। और एक पढ़ लेते हैं यार, ये चैप्टर तो कंप्लीट करें अपन कम से कम। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक 8000। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन नहीं, स्ट्राइक करो गोपाल को। स्ट्राइक मतलब सिंगल लाइन से कट कर दो। ये गोपाल सिर्फ आपको गोपाल बनाने के लिए दे रखा है। जब आपने गुड्स परचेज किया, क्या है आपके लिए खर्चा, आपने पेमेंट हाथों हाथ कर दिया, एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, तो नेम की क्या औकात रह गई? गोपाल को काय को रिकॉर्ड करूं? मैं परचेज करके लाया हूं, खर्चा इंक्रीज हो गया डेबिट, और मैंने पैसे दे दिए, पैसा गया तो क्रेडिट।
कैश में नहीं दिए, चेक से दिए हैं, तो टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है मनन, आ रहा है समझ में? ओके नेक्स्ट, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स। हाफ ऑफ द अबव गुड्स मतलब वही जस्ट ऊपर वाले गुड्स जो अभी अपन खरीद के लाए। गोपाल से कितने का माल खरीद के लाए? 8 का। 8 में से कितना बेच दिया आपने? हाफ, 4000 का माल बेचा। अबे 4000 का तो था, 4 में ही थोड़ी बेचूंगा, ज्यादा में बेचूंगा ना, तो प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंदू एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 4000। 4000 का 30% 1200, 4000 प्लस 1200 5200। अब बच्चे क्या करते हैं? 4000 समझ में आ गया? यस। 4000 का 30% प्रॉफिट, यस। 4000 का 30% कितना होता है? 1200, यस यस यस, मुझे सब समझ में आ गया। एंट्री पास कर देंगे 1200 से। ढक्कन 1200 तो क्या है? प्रॉफिट है। 1200 में थोड़ी बेचा है, 1200 रुपये बढ़ा के बेचा है। कस्टमर को बताएंगे क्या भाई जब तुझे माल दे रहे हो 4 का है, तेरे को तो 1200 प्लस करके दे रहे। हम तो उल्टा झूठ बोलेंगे, अरे भाई साहब घर में ही 5200 का पड़ा है, ये तो हम सेवा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता इसमें हमको, है ना। तो इतना प्रॉफिट कुछ नहीं बताएंगे, 5200 से सिंगल एंट्री पास कर लेंगे। क्या किसको बेचा? चंदू को। चंदू बन गया मेरा डेटर, असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। सेल कर रहे हैं, सेल ने कर रखी 2 के साथ शादी, तो एंट्री होगी चंदू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5200। संपला? आया समझ में कि नहीं? ओके नेक्स्ट, proprietor withdrew for private use 2000 from office and 3000 from bank. Private use म्हणजे D for drawings, D for debit. गुरदीप थोड़ा वो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा लिखी हुई, पढ़ के समझा दो मेरे को क्या लिख रहा है वो। मतलब उसने टोटल कितने पैसे निकाल लिए? 5000। समझ में आ गया ना आपको ये बात कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस में से तो ले गया 2000 रुपये, तो ऑफिस में से ले गया तो आलू ले गया कि टमाटर ले गया? कैश तो ले गया 2000 रुपये, और साला बैंक से भी ले गया कितना? 3000 रुपये। तो उसकी ड्राइंग्स टोटल कितने की हो गई? 5 की। ले जा तू, ले जा, हमें कोई मतलब नहीं, ले जा, सब ले जा, क्योंकि हमारे ऊपर तो क्या है तेरे लिए? लाइबिलिटी। तो ले गया, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। और जो पैसा तू प्राइवेट यूज के लिए ले जाता है क्या बोलते हैं उसको अपन? ड्राइंग्स। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 5000 रुपये। ठीक है, क्लियर? हमारे पास से क्या गया? आया तो गया तो दो तरीके से गया, कैश में से भी गया, बैंक में से भी गया। तो 2 कैश अकाउंट 2000, 2 बैंक अकाउंट 3000। एंट्री चेक करो पीछे पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000, 2 कैश 2000, 2 बैंक 3000। आ रहा? डन? ओके नेक्स्ट, पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक 2000। वापस से ये वही कि खर्चे का ट्रांजेक्शन है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, हाथों हाथ पे भी कर रहे हैं, कैश में हो रहा है। अबे तो मोतीलाल को दूं कि चमनलाल को दूं कि सोहनलाल को दूं, जिसको भी दूं नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। सैलरी मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया डेबिट। मैंने पैसे दे दिया, पैसा गया तो क्रेडिट। चेक से दिया है तो 2 बैंक अकाउंट, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक 1500। वही रेंट खर्चा इंक्रीज हो गया डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500। ओ तेरी, अप्रैल 30। ओके, डेट सेम, तीनों को ब्रैकेट में मार्क करके एक स्टार मार्क कर दो। तीनों अप्रैल 30 को ब्रैकेट में मार्क करके एक स्टार मार्क कर दो। हाँ, अरे ओए मेरे को पढ़ा लेने दे, नहीं तो तू आ जाए यहाँ पे। ले पॉज कर दो, प्यारी माँ का फोन है। हाँ, पढ़ क्या रहे थे अपन? हाँ, नमन ज़्यादा बोल रहा था, वो यूँ बोल रहा था कि देखो सर, पहले जो 2-30 तारीख के ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, लेकिन जो आखिरी वाला है ना वो तो खाली पेड ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, बाय कैश बाय चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सर आप नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं होता है तो क्या मानते? कैश मान। तो पहले 2 तो चेक से मतलब बैंक से, तीसरा वाला कैश में, तो कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। कॉमन नहीं निकला ना, तीनों ही चेक से होते थे, तीनों में बैंक को कॉमन ले लेता मैं आखिरी में। पर सर कॉमन तो सिर्फ 2 में ही हुआ, तो 2 की एंट्री अलग करेंगे, इस ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री अलग करेंगे। वो 2 खर्चे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बैंक में दोनों का टोटल 2000 और 1500 मतलब 3500, चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, सही है। और आखिरी वाला जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो तो कैश का माना जाएगा, तो उसके लिए अलग से एंट्री पास कर रखी होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थैंक यू नमन, तूने हमारी आँख खोल दी। देखो जिसने भी पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। चलो बाय, टाटा।